नमस्कार दोस्तों। आज हम इंटरनेशनल कमर्शियल टर्म्स इनको टर्म्स रूल के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ये जो इनको टर्म्स जो रूल्स है आपने सुना भी होगा, ये बिजनेस वर्ल्ड में खास करके क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शंस और इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन फॉर सेल एंड परचेस ऑफ गुड्स, उस केस में इसका यूज बड़े ही कैन से इस पे किया जाता है, बड़े लेवल पे किया जाता है। So before we go to the rules, I will try to give a brief introductions and the reasons and the evolutions। ये जो इनको टर्म्स है, ये क्यों ला गए, क्यों लाए थे, और ये इस फर्स्ट टाइम कब लाए थे, किसने लाए थे, और आज जो इनको टर्म्स तो है वो कौन से है, मतलब इसका एक शॉर्ट हिस्ट्री में आपको बताने वाला हूँ। तो देखो देखिए दोस्तों, आज अगर आप देखोगे कि ऐसे बोला जाता है कि द वर्ल्ड इज अ ग्लोबल विलेज, राइट। मतलब ये दुनिया एक 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 ग्लोबल विलेज है, मतलब जो बाउंड्रीज होती है कंट्रीज की, इट्स मोर ऑफ पॉलिटिकल इंपॉर्टेंस देन इकोनॉमिक्स, राइट। और आजकल आप अगर आप देखोगे कि इंटरनेशनल या क्रॉस बॉर्डर जो ट्रांजेक्शन है, इट्स नॉट अ न्यू फेनोमेना। ये कोई नई चीज नहीं है। हम हर एक दूसरे दिन इसके बारे में सुन रहे हैं। कोई बहुत बार हम देखते हैं कि या हम खुद या कोई हमारे सर्कल में या तो कोई नॉन में कोई पर्सन्स जो दूसरे कंट्री में जाके गुड्स बेच रहा है या तो उस कंट्री से गुड्स खरीद रहा है, राइट। बट लेकिन अगर आप देखोगे, इसकी जो मेन शुरुआत हुई थी ना, ये वर्ल्ड वार 1 के बाद हुई थी। जब एक हम ऐसे ऐसे बोला जाता है कि एक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर जो था वो इस्टेब्लिश हुआ था। और इंटरनेशनल या क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शन वी कैन से कि उस टाइम मेनली स्टार्ट हुआ था। सो दैट इज द टाइम ऑफ 1818 1990 19 एक्चुअली। मतलब 1918 या तो 1919 वाला जो दौर था, हम उस टाइम की बात कर रहे हैं जब वर्ल्ड वार 1 खत्म हुआ था। लेकिन जैसे जैसे ये जो कंट्रीज के जो बॉर्डर्स है, वो जो ओपन हुई फॉर इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन, इंटरनेशनल कॉमर्स के लिए, जो बिजनेस कम्युनिटी है, जो मर्चेंट्स है, उन्होंने एक प्रॉब्लम फेस किया। और उन्होंने एक वी कैन से कि उन्होंने एक प्रॉब्लम ऑब्जर्व किया कि हर एक जो कंट्री है, उस उनका जो बिजनेस प्रैक्टिसेस है या तो जो बिजनेस टर्म्स है, बिजनेस टर्म्स इन इन अ सेंस कि अगर वो कोई ट्रांजेक्शन्स कर रहे हैं, उसमें जो दो पार्टीज आती है कोई भी एक ट्रांजेक्शन में, मिनिमम दो पार्टीज तो होती है। तो उनमें जो ऑब्लिगेशंस क्या रहेगा, रिस्क क्या रहेगा, कॉस्ट क्या रहेगा, उसके बारे में जो प्रैक्टिसेस थे, हर एक कंट्री की अलग अलग थी, राइट। सो द बिजनेस कम्युनिटी फेल्ट कि देयर नीड्स टू बी अ सेट ऑफ स्टैंडर्ड। मतलब ऐसे कोई स्टैंडर्ड होने चाहिए कि जिससे जो अंडरस्टैंडिंग है, उसके उसमें जो डिफरेंट डिफरेंट कंट्री की जो अंडरस्टैंडिंग है, उसमें कोई तो एक यूनिफॉर्मिटी आनी चाहिए। मतलब कुछ क्लेरिटी आनी चाहिए, और जो अम्बिग्यूटी है बिकॉज ऑफ द डिफरेंट प्रैक्टिसेस, वो एक तो कम होनी चाहिए या तो कंप्लीटली नहीं होनी चाहिए। तो इसी 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 प्रयास के लिए, इस प्रयास के उसको फुलफिल करने के लिए 1999 में 1919 में इंटरनेशनल चेंबर्स ऑफ कॉमर्स वाज क्रिएटेड। उसका जो हेड क्वार्टर है वो पेरिस में है। उसको जो फर्स्ट जो टास्क दिया था, दैट वाज कि जो इंटरनेशनल, एक सेकंड ना, इंटरनेशनल जो ट्रेड है उसको फैसिलिटेट करना। सो द आईसीसी फर्स्ट अंडरटुक अ स्टडी ऑफ 6 कॉमनली यूज टर्म्स इन 13 कंट्रीज। और उसने जो 6 कॉमनली बिजनेस टर्म्स थे, उनको स्टडी किया। दैट वाज यूज इन 13 कंट्री, मतलब तो 13 कंट्रीज में वो अलग 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 तरीके से उसको यूज किया जा रहा था, उन टर्म्स को, उन कमर्शियल टर्म्स को। एंड उसने जो अपना जो रिपोर्ट्स था, जो फाइंडिंग्स था, वो 1923 में सबमिट किया। और उसने ये हाईलाइट किया कि देयर इज अ डिस्पैरिटी इन इंटरप्रिटेशंस। मतलब एक शब्द है, सपोज एबीसी, उसका फॉर एग्जांपल पेरिस में, मतलब फ्रांस में कोई अलग मीनिंग निकल रहा है, और जर्मनी में कोई अलग मीनिंग निकल रहा है, राइट। तो उसने वो हाईलाइट किया। नाउ टू एग्जामिन दीज
डिस्पैरिटी सेकंड स्टडी वाज कंडक्टेड इन 1928। और इस बार जैसे लास्ट टाइम में उन्होंने 6 टर्म्स यूज किए थे स्टडी के लिए, जो 13 कंट्रीज में उन्होंने स्टडी किया था। इस बार उन्होंने जो टर्म्स थे उनको एक्सपांड किया, और वो जो स्टडी है ये 30 से भी ज्यादा कंट्रीज में कंडक्ट किया। और उन्होंने जो अपना फाइनल वर्जन है, मतलब जो इनको टर्म्स का जो फाइनल वर्जन है वो पब्लिश किया, जिसमें उन्होंने टर्म्स लाइक जो इनको टर्म्स है लाइक FAS, FOB, CNF, एक्स शिप, एक्स क्वे, ये उसमें उन्होंने अपने जो वर्जन है जो 1936 में नोन एज अ ग्लोबल गाइडलाइंस फॉर ट्रेडर्स उसको पब्लिश किया। सो द सो द फर्स्ट वर्जन ऑफ इनकोटर्म्स वाज नोन एज इनकोटर्म्स 1936 ग्लोबल गाइडलाइंस फॉर ट्रेडर्स। सो ये जो नीड था, उसके बाद जो जो क्रिएशन था आईसीसी का, उसके बाद उसके जो स्टडी थे, ये इसका सबका जो एफर्ट्स था दैट वाज कि जो फर्स्ट वर्जन था इनकोटर्म्स का, दैट वाज पब्लिश इन 1936 नोन एज ग्लोबल गाइडलाइंस फॉर ट्रेडर्स। नाउ आप अगर आप देखोगे इसको ऑलमोस्ट 90 इयर्स हुए हैं, मतलब 1936 में पहला रिपोर्ट आया, नाउ वी आर इन 2024। तो उसके बाद इन इन जो इनकोटर्म्स है इसमें बहुत से वी कैन से इवोल्यूशन हुआ है, उसमें चेंजेस हुए हैं, बहुत से बार उसमें एडिशंस हुआ है, डिलीशंस हुआ है, कंसोलिडेशंस हुआ है। सो द लेटेस्ट टर्म्स दैट इज बीइंग यूज्ड एज ऑन डेट इज इनकोटर्म्स 2020। ये it was published in September 2019 which was made effective for 1st January 2020। उसके पहले जो इनकम टर्म्स इफेक्टिव थे दैट वाज इनकम टर्म्स at the rate 2010। Got it? Now we will understand the meaning of the Incoterms। ये जो मीनिंग है ये आईसीसी ने अपने जो इनकोटर्म्स के जो डॉक्यूमेंट्स है उसमें 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 कोट किया है बेसिकली। सो व्हाट इज द इनकोटर्म्स? इनकोटर्म्स रूल आर अ सेट ऑफ 11 3 letter trade terms reflecting business to business practices in contract for sale and purchase of goods। So this is 11 Incoterms are there total। वो 3 letter ट्रेड टर्म्स है क्योंकि उसका शॉर्ट फॉर्म यूज होता है। व्हाट दे रिफ्लेक्ट बिजनेस प्रैक्टिसेस फॉर द सेल एंड परचेस ऑफ गुड्स। तो दिस इज नॉट फॉर सर्विसेज, अंडरस्टैंड, दिस इज ओनली फॉर गुड्स और प्रोडक्ट्स। Incoterms rules are used in international and domestic contract for sale of goods। तो आप इसको डेफिनेटली इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन में यूज करते ही करते हैं, बट इट कैन बी यूज फॉर डोमेस्टिक कॉन्ट्रैक्ट्स ऑल्सो। दे आर रिकॉग्नाइज बाय, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझिए, यूनाइटेड नेशंस कमीशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड लॉ, जिसको शॉर्ट में यूएन सिट्रल भी कहा जाता है, एज द ग्लोबल स्टैंडर्ड फॉर द इंटरप्रिटेशन ऑफ द मोस्ट कॉमन terms in foreign trade, helping to avoid costly misunderstanding by clarifying the task, cost, and risk involved in delivery of goods from sellers to buyers। तो ये जो यूएन सिट्रल मतलब यूनाइटेड नेशंस का जो कमीशन है ऑन इंटरनेशनल ट्रेड लॉ, it has also accepted the Incoterm as the global standard for interpretation of the most जो ट्रेड जो इंटरनेशनल ट्रेड टर्म्स है उसको इंटरप्रेट करने के लिए यूएन सिट्रल हैज एक्सेप्टेड द इनकोटर्म एज अ ग्लोबल स्टैंडर्ड। गॉट इट? नाउ हम जो लेटेस्ट इनकोटर्म्स है उसको समझेंगे। एक मिनट। तो चलिए दोस्तों, हम अभी पहला जो रूल्स है उसको देखते हैं। तो पहला रूल है, उसका जो कोड है जैसे हमने ऊपर देखा ना, उसका 3 वर्ड्स का कोड होता है। यहाँ पे है EXW, उसका जो फुल फॉर्म है उसको एक्स वर्क भी कहा जाता है, या तो एक्स वेयर हाउस भी कहा जाता है। सो
उसका एक्सप्लेनेशन में क्या बताया है कि इट इज सुटेबल फॉर डोमेस्टिक सेल्स और इंट्रा ट्रेडिंग ब्लॉक कॉन्ट्रैक्ट, but care should be exercised in case of international sale as the loading and export formalities are for the buyer to take care. मतलब इसमें क्या होता है ना कि सेलर क्या करता है ना, अपना कोई एक प्रीमाइस, फॉर एग्जांपल, या तो अगर सेलर का कोई वेयर हाउस है या तो कोई फैक्ट्री है, वहां पे सेलर अपने जो गुड्स है, वो जो प्रोडक्ट्स है, उसको वहां पे वो रख देता है और बायर को बोलता है कि मैंने ये जो एग्रीड एक प्लेस है, मैंने वहां पे जो गुड्स है वो मैंने अभी रख दिए हैं, यू प्लीज कम एंड पिक अप द गुड्स। और इसमें क्या होता है ना कि जो सेलर का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, वो खाली उस प्रीमाइस तक गुड लाने का, या तो जो फैक्ट्री या वेयर हाउस है या जो वर्क्स है वहां तक गुड्स लाना है, और उसके बाद जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो पूरी की पूरी बायर की होती है ना। वो जैसे आपने हमने यहाँ पे देखा कि इट इज सुटेबल फॉर डोमेस्टिक सेल्स और इंट्रा ट्रेडिंग सेल। इसका रीजन क्या है, वाई इट इज सेइंग कि इट इज नॉट, इसका अलग मीनिंग है कि इट इज नॉट गुड फॉर इंटरनेशनल सेल्स। उसका रीजन ऐसा है कि बायर का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, जैसे मैंने बोला कि वो बहुत जल्दी खत्म हो जाती है, और जो मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, फिर वो पूरे, सॉरी, सेलर की रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म होती है, बायर की रिस्पॉन्सिबिलिटी वहां से पूरी चालू हो जाती है। अगर इंटरनेशनल अगर ये ट्रांजेक्शन्स रहा या कॉन्ट्रैक्ट रहा, बायर को हैज टू इंश्योर एवरीथिंग रिलेटेड टू कस्टम कंप्लायंसेस। इसके लिए ये बायर पे मैक्सिमम ऑब्लिगेशन डालता है और सेलर पे मिनिमम ऑब्लिगेशन डालता है। दैट्स व्हाई इट इज सुटेड फॉर डोमेस्टिक सेल और इंट्रा ट्रेडिंग ब्लॉक। इंट्रा ट्रेडिंग ब्लॉक मतलब यू कैन कंसिडर यूरोपियन यूनियन इज वन ऑफ द एग्जांपल ऑफ इंट्रा ट्रेडिंग ब्लॉक, जिसमें बहुत से कंट्रीज इन्वॉल्व है, जहाँ पे फ्री ट्रेड, वी कैन से लाइक फ्री ट्रेड है उनका, बहुत ज्यादा रूल्स और रेगुलेशंस नहीं है। इन द यूरोपियन यूनियंस, जो मतलब जो भी मेंबर्स है, मेंबर कंट्रीज में जो ट्रांजेक्शन होते हैं, उनमें ज्यादा वी कैन से ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस नहीं है इन टर्म्स ऑफ सेल और परचेस ऑफ गुड्स अमंग अदर थिंग्स, राइट। तो जैसे सो यू बेसिकली अंडरस्टैंड कि इसमें जो सेलर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो मिनिमम होती है। इफ यू आर सेलर, देन आप इस रूल को रेफर कर सकते हो। इफ यू आर बायर, देन बी केयरफुल, you have to understand कि seller responsibility is very limited, buyer responsibility is very extensive। तो खास करके इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन में यू शुड इंश्योर कि इफ यू आर बायर, you have to ensure कि you have to understand कि what are the custom related compliances that you have to undertake, right? The next rule is FCA, that is free carrier। तो बेसिकली इसमें क्या है ना, इसमें दो ऑप्शंस होते हैं फ्री कैरियर्स में। एक ऑप्शन होता है कि जो बायर्स का, सॉरी, जो सेलर का प्रीमाइसेस है, सेलर बोलता है कि सेलर और बायर में ये एग्री होता है कि सेलर अपने जो प्रीमाइसेस है वहां पे गुड्स लाएगा, और जो बायर है वो अपना ट्रांसपोर्ट लेके आएगा। सेलर उस प्रीमाइसेस से वो जो गुड्स है, बायर के जो व्हीकल्स है, जो भी व्हीकल्स है, वट एवर काइंड, उसमें गुड्स को लोड करेगा। उसके बाद जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो पूरी की पूरी बायर की रहती है। नाउ सेकंड ऑप्शन क्या है ना इसमें कि बायर और सेलर एग्री कि जो गुड्स है ना, वो सेलर के प्रीमाइसेस से पिकअप नहीं होगा, वो किसी और जगह से होगा। नाउ दैट अनदर प्लेस कैन बी फ्रेट फॉरवर्डर्स वेयर हाउस और कैरियर्स टर्मिनल्स। तो मतलब सेलर क्या करेगा, वो जो गुड्स है वो फ्रेट फॉरवर्डर्स के वेयर हाउस या कैरियर टर्मिनल्स के जो कैरियर का जो टर्मिनल्स है वहां पे लेके आएगा। नाउ इसमें एक एक चीज है, अगर सेलर अपने प्रीमाइसेस के अलावा अगर वो किसी और प्रीमाइसेस पे जगह पे अगर वो गुड्स लेके जाता है, तो अनलोडिंग के जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो सेलर की नहीं रहती है, वो बायर की रहती है, या तो बायर की बिहाफ पे जो भी होगा उसकी रहती है। और जो रिस्क है गुड्स की, इन केस में जो एग्रीड प्लेस है, दैट इज फॉर एग्जांपल
फॉरवर्डर्स वेयर हाउस है या तो कैरियर का जो टर्मिनल है, वहां पे एक बार सेलर ने गुड्स लाके खड़े कर दिए, उसके बाद उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म हो जाती है। द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बायर स्टार्ट, राइट। तो हैव यू अंडरस्टूड? दो ऑप्शन है। एक तो बायर अपने प्रीमाइस से जो है वहां से ही उसको बायर को बोलेगा कि भाई तू यहाँ से लेके जा, मैं तेरे को तेरे जो ट्रांसपोर्ट है उसमें मैं उसको गुड्स को चढ़ा दूंगा, उसके बाद तेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। या तो बायर बोलेगा कि भाई देख, मैं तेरे प्रीमाइसेस से, दूसरे ऑप्शंस में, मैं तेरे प्रीमाइसेस से गुड्स को पिकअप नहीं कर सकता। नाउ यू डू वन थिंग्स, वी आर एग्रीइंग ऑन अ सर्टेन प्लेस, दैट इज फॉर एग्जांपल फ्रेट फॉरवर्डर्स वेयर हाउस और कैरियर्स टर्मिनल्स। तू वहां पे गुड्स लेके आ जा, तेरे को अनलोडिंग करने की जरूरत नहीं है, अनलोडिंग हम कर लेंगे, लोडिंग भी हमारे ट्रांसपोर्ट में हम कर लेंगे, तुम्हें कोई एजेंट कर लेगा। और जैसे ही तू उस प्रेमाइसेस पे गुड्स लेके आएगा, तेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म हो जाएगी। अंडरस्टूड? चलो अभी आगे का देखते हैं। जो तीसरा रूल है वो है सीपीटी, कैरेज पेड टू। तो बेसिकली चलो इसमें देखते हैं हम क्या है। The seller delivers the good to carrier or another person nominated by buyer at agreed place. The seller must contract for and pay the cost of carriage necessary to bring the goods to the named place of destination, but seller doesn't have transport risk. तो इसमें क्या होता है ना कि सेलर क्या करता है, सेलर डिलीवर द गुड्स टू द कैरियर, मतलब जो गुड्स को कैरी करने वाला है, जो भी ट्रांसपोर्ट है उसको गुड्स को डिलीवर करता है। या तो बायर ने किसी और बंदे को नॉमिनेट किया है, तो और जो उसका जो लोकेशन है वहां पे जाके वो गुड्स को डिलीवर करता है। लेकिन इसमें क्या है ना, जो जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है फ्रॉम सेलर्स प्रीमाइसेस टू द प्रीमाइसेस ऑफ द कैरियर और द नॉमिनेटेड प्लेस बाय बायर, जो ट्रांसपोर्ट कॉस्ट है दैट इज बॉर्न बाय द सेलर। बट इसमें एक चीज है, even though the cost is borne by the seller, the risk is not borne by the seller. Risk बायर के पास ही होती है। बायर हैज टू बियर द रिस्क ऑफ गुड्स। अगर ट्रांसपोर्टेशन में अगर गुड्स को कुछ भी होता है, द बायर इज रिस्पॉन्सिबल, नॉट द सेलर। सेलर रिस्पॉन्सिबिलिटी इज ओनली टू ट्रांसपोर्ट द गुड, टू अरेंज फॉर द कैरेज, टू पे फॉर द कैरेज एंड टू डिलीवर द गुड एट द एग्रीड प्लेस, राइट। इसके लिए इसे इसे बोला जाता है कैरेज पेड, बेसिकली कैरेज पेड बाय सेलर। जो चौथा रूल है दैट इज CIP, दैट इज कैरेज एंड इंश्योरेंस पेड टू। सो इसमें क्या होता है ना, सेलर कॉन्ट्रैक्ट फॉर ऑल रिस्क कवर ऑल रिस्क कवर इंश्योरेंस अगेंस्ट बायर्स ट्रांसपोर्ट रिस्क। बायर पेज फॉर द ट्रांसपोर्ट बट डजंट हैव ट्रांसपोर्ट रिस्क। तो इसमें हमने पहले इसमें क्या देखा, कैरेज पेड टू में, जहां पे seller is arranging for the carriage, paying for the carriage, but not assuming any risk of any transport risk। देखिए इसमें क्या हो रहा है ना कि जो सेलर है वो कैरेज भी पे कर रहा है और वो इंश्योरेंस का जो कुछ प्रीमियम्स भी है उसको भी पे कर रहा है। मतलब जो बायर की जो ट्रांसपोर्ट रिस्क है उसको वो कवर कर रहा है, उतना ही चेंज है इसमें। वो इंश्योरेंस कवर कर रहा है, इंश्योरेंस के पैसे भी पे कर रहा है। हमने जैसे पहले देखा कि उसमें बायर की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, लेकिन इस केस में बायर ऐसा एग्री हो रहा है दोनों के बीच में कि सेलर हैज टू पे फॉर द कैरेज एज वेल एज द इंश्योरेंस कॉस्ट। गॉट इट? उतना ही डिफरेंस इसमें इंश्योरेंस ऐड हो रहा है, जो बायर की जो ट्रांसपोर्ट रिस्क है उसको वो कवर कर रहा है। गॉट इट? चलो अभी आगे का देखते हैं। जो हमारा पांचवा रूल है वो है DAP, दैट इज डिलीवर्ड एट प्लेस। Delivery when seller places the good at buyer's disposal, not unloaded, on arriving means of transport at named place of destination. As mentioned above, the seller doesn't unload the goods.
सेलर बियर ऑल रिस्क इन्वॉल्व इन ब्रिंगिंग द गुड्स टू द नेम प्लेस। तो इसमें क्या होता है ना, सेलर और बायर में एक प्लेस एग्री होता है जहां पे सेलर्स को गुड्स लाना है और उस प्लेस पे लाके खड़े कर देना है। तो यहाँ पे जो सेलर का रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, वो खाली गुड्स अपने डेस्टिनेशन से, जो एग्री डेस्टिनेशन से वहां पे उसको लाके खड़े कर देना है। ही इज नॉट लाइबल, ही इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर अनलोडिंग द गुड्स। वो जो अपना जो ट्रांसपोर्ट है वो वहां पे लेके जाएगा और उस बायर को बोलेगा भाई एज एग्रीड, देखो व्हीकल खड़ा है उसमें गुड्स पड़ा है, मैं अनलोड नहीं करने वाला, बिकॉज दैट इज व्हाट वी हैव एग्रीड। बट इसमें जो ट्रांसपोर्टेशन का जो पूरा रिस्क है, जो कॉस्ट है, वो सेलर बियर करता है। ऐसे सेलर और बायर के बीच में इट इज एग्रीड कि जो भी ट्रांसपोर्टेशन का जो भी रिस्क है, जो भी कॉस्ट है, दैट इज सेलर हैज टू बियर, राइट। तो इसमें जो मेन क्रक्स है ना, वो है ये है कि यहाँ पे मतलब अगेन एवरीथिंग व्हाट आई सेड इज इंपॉर्टेंट, बट इसमें सेलर जो गुड्स है उसको अनलोड नहीं करता है, बायर हैज टू टेक केयर ऑफ इट। जो छठवा जो रूल्स है वो है डीपीयू, डिलीवर्ड एट प्लेस अनलोडेड। और आप यहाँ पे अगर आप देखोगे उसके पहले जो इनको टर्म्स था, दैट इज जो 2010 का था, वो था डीएटी, डिलीवर्ड एट टर्मिनल। लेकिन आई थिंक बिकॉज ऑफ द बिजनेस सर्कमस्टांसेस चेंजेस उसको रिप्लेस कर दिया है बाय डीपीयू। So the DAT, that is delivered at terminal, has been replaced by DPU, that is delivered at place unloaded। तो इसमें क्या होता है ना, डिलीवरी when the seller unloads the good from the arriving transportation and places them at buyer disposal, seller bear all risk involved in bringing and unloading the goods, seller pays for the transportation cost। तो अगर देखोगे जो हमने ऊपर का जो रूल्स देखा, डीएपी डिलीवर्ड एट प्लेस और डीपीयू डिलीवर्ड एट प्लेस अनलोडेड, इसमें एक ही डिफरेंस है। पहले केस में सेलर उसको जो गुड्स है फ्रॉम द कैरिंग व्हीकल उसको अनलोड नहीं करता है, और जो डीपीयू के केस में सेलर इज एज एग्रीड बिटवीन द बायर एंड सेलर एंड they agreed for the DPU Incoterms rules, seller is responsible, rather liable, to unload the goods from the arriving transportations and place them for the buyer's disposal। तो जो रिस्क है as we seen in the earlier case, और जो कॉस्ट है वो दोनों भी चीजें सेम ही है, खाली यहाँ पे गुड्स को अनलोड करना पड़ता है बाय द सेलर। गॉट इट? नाउ वी विल गो टू द सेवंथ rule। So the seventh Incoterms is DDP, deliver duty paid। तो इसमें क्या होता है, डिलीवरी व्हेन द सेलर प्लेसेस द गुड क्लियर फॉर इंपोर्ट एट बायर्स डिस्पोजल, नॉट अनलोडेड ऑन द अराइविंग मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट एट नेम प्लेस, seller takes responsibility for all the risk and cost including duty payment and transport cost of shipping the goods until they reaches their destinations। so यहाँ पे सेलर्स का जो रोल है ना वो बहुत बड़ा है। सो व्हाट ही डज एक्चुअली, ही टेक्स रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर ऑल द रिस्क कॉस्ट इंक्लूडिंग ड्यूटी पेमेंट। जैसे हमने इसके नाम में भी देखा, डिलीवर ड्यूटी पेड, मतलब ये जब गुड डिलीवर कर रहा है तो डिलीवर करने के वक्त जो भी ड्यूटी है, जैसे कस्टम ड्यूटीज वगैरह होती है, हम जब एक्सपोर्ट करते हैं गुड्स वगैरह तो कुछ कस्टम रिलेटेड ड्यूटीज वगैरह भी आती है, या तो इम्पोर्ट्स वगैरह करते हैं। तो इस केस में जो सेलर है वो जो ड्यूटीज वगैरह है, जो टैक्सेस है, उसको भी पे करता है। ऑल्सो ही पेज फॉर द ट्रांसपोर्ट टिल द गुड रिचेस देयर डेस्टिनेशन। तो यहाँ पे बहुत बड़ा रोल है ये, इट इज नॉट ओनली फॉर द कॉस्ट ऑफ द ट्रांसपोर्ट बट he pays the duty also, whatever duty the taxes like the customs, he pays that duties also। so यहाँ पे सेलर का रोल बहुत ज्यादा है और जो बायर का रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो बहुत कम होता है। सो अगेन इट इज पार्ट ऑफ एग्रीमेंट कि वो क्या किस रूल्स पे एग्री करते हैं। मैं आपको एक चीज यहाँ पे मेरा बताना रह गया,
हमने जो 1 से लेके 7 तक जो रूल्स देखे हैं, जो इनको टर्म्स देखे हैं, दीज रूल्स आर फॉर एनी मोड और मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। मतलब ये इनलैंड पे भी अप्लाई होता है, ये रोड के लिए भी अप्लाई होता है, ये एयर के लिए भी अप्लाई होता है, ये सी के लिए भी अप्लाई होता है। सो एनी मोड और मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, 1 से लेके 7 तक जो इनको टर्म्स है हमने जो देखे, दीज अप्लाइज। नाउ हम इसका, तो ये बेसिकली मैंने इसको ये पार्ट बोला है जिसमें 7 रूल्स आते हैं, दैट इज एप्लीकेबल टू ऑल मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। जो बी वाला पार्ट है, सो इट अप्लाइज फॉर सी एंड इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट। सो बेसिकली जो पानी वाला है, तो पानी एक तो इंटरनेशनल वाला हुआ, या तो जो इनलैंड हुआ, मतलब एक एक कंट्री के अंदर भी बहुत से इनलैंड वाटरवेज हो सकते हैं, जहाँ पे जहाँ पे गुड्स ट्रांसपोर्टेशन का बिजनेस चलता है। तो उस केस में भी हम ये अप्लाई होंगे। सो बेसिकली 8 से लेके 11 तक, दिस इज फॉर सी एंड इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट। तो हम अभी उसको देखते हैं। सो दोस्तों, जो नेक्स्ट रूल है वो है FAS, फ्री अलोंग साइड शिप। मतलब अलोंग साइड मीन्स बाजू में, मतलब शिप के बाजू में। तो यहाँ पे क्या होता है ना, डिलीवरी व्हेन द गुड्स आर प्लेस्ड alongside vessel at port of shipment by clearing the goods for export. The risk of loss of or damage to the goods passes to the buyer when the goods are alongside the ship. The buyer bears all cost from the point onward, from that point onward. तो यहाँ पे क्या होता है ना कि सेलर क्या करता है ना, सेलर जो जो भी गुड्स है वो एक्सपोर्ट के लिए पहले तो क्लियर करता है, वो गुड्स लेके आता है, जो भी पोर्ट है, पोर्ट ऑफ शिपमेंट, वहां पे लेके आता है, उसको एक्सपोर्ट के लिए क्लियर करता है। और उस पोर्ट पे जो बायर है या बायर का कोई रिप्रेजेंटेटिव है, उसकी वेसल्स वहां पे खड़ी है। वो क्या करता है, सेलर गुड्स लेके आके पोर्ट ऑफ शिपमेंट में गुड्स क्लियर कर लेता है, शिपमेंट्स के एक्सपोर्ट के लिए। और जो वेसल है बायर की, उसके बाजू में जाके उसको उन गुड्स को प्लेस कर देता है, वहां पे उनको जाके उनको रख देता है। नाउ इट इज बायर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक बार सेलर्स ने वो गुड्स उसके शिप्स के बाजू में रख दिए, नाउ इट इज बायर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी कि वो गुड्स को अनलोड करे, अपने शिप में लोड करे, और वहां उसके बाद जो भी कॉस्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इट इज बायर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी टू टेक केयर ऑफ इट, राइट। ये आई थिंक दिस इज क्लियर, राइट। जो दूसरा जो सो द नेक्स्ट रूल है वो है FOB, फ्री ऑन बोर्ड। उसका अपन मतलब समझते हैं। डिलीवरी व्हेन द गुड्स आर प्लेस्ड ऑन बोर्ड वेसल एट पोर्ट ऑफ शिपमेंट, दैट इज सेलर डिलीवर्स द गुड्स क्लियर फॉर एक्सपोर्ट्स, लोड on board the vessel at the port, a named port. Once the goods have been loaded on the board, risk transport to the buyer who bear all cost thereafter. देखिए, हमने जो पहले जो रूल्स था फ्री अलोंग साइड शिप, उसमें देखा कि जो सेलर है वो गुड्स लेके आ रहा है अपने प्लेस से, जो पोर्ट ऑफ शिपमेंट है वो वहां पे लेके आके जो एक्सपोर्ट की जो भी फॉर्मेलिटीज है उसको वो क्लियर कर रहा है, और जो वेसल है बायर की, उसके बाजू में जाके उनको वो रख दे रहा है, उनको उनको वहां पे जाके उसको पटक दे रहा है, राइट। बट इस केस में क्या हो रहा है ना, फ्री ऑन बोर्ड, इस केस में वन स्टेप इज एडिशनल द बायर इज डूइंग। वो क्या कर रहा है, जो गुड्स है, रादर देन पुटिंग द गुड्स नियर द वेसल्स, वो जो बायर्स की वेसल्स है उनमें उन गुड्स को वो चढ़ा रहा है, उनको वो बोर्ड कर रहा है, ही इज लोडिंग द गुड्स ऑन द vessels of the buyer, right? This is the additional, you can say, steps under the FOB. Otherwise जो बाकी की जो भी चीजें थे हमने जो अर्लियर पॉइंट में देखे, वो सेम है। अगेन, once the goods are unloaded on the buyer's vessel, सेलर की रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके बाद खत्म हो जाती है, द बायर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टार्ट फ्रॉम दैट पॉइंट। आई थिंक दिस शुड बी क्लियर।
The next rule is CFR, cost and freight. Seller delivers the goods on board the vessel and arrange carriers, delivery and passage of risk. When seller hands over good to the carrier, but seller pays for the transport without bearing transport cost. Seller also bear the cost incurred for bringing the goods to the नेम प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन। इसका मतलब क्या है कि सेलर क्या करता है ना कि ही ही पेज द कॉस्ट ऑफ द ट्रांसपोर्टेशन एंड ऑल्सो अरेंजेस फॉर द कैरियर। मतलब सेलर अपने जो प्रीमाइसेस है उससे जो गुड्स है पोर्ट ऑफ शिपमेंट तक लेके आता है। उसके बाद भी जो गुड्स है वो बायर के जो एग्रीड प्लेस है वहां पे उनको भेजना है। सो द सेलर अरेंजेस फॉर द कैरेज दैट इज द ट्रांसपोर्ट। उसका जो कॉस्ट है वो सेलर ही बियर करता है। लेकिन इसमें एक चीज है कि जैसे ही गुड्स सेलर्स ने जो वेसल्स है जो कैरेज है उस पे एक बार अनलोड कर दिए, नाउ द वेसल विल लीव फॉर द बायर्स प्लेस। सेलर का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो खत्म हो जाता है। मतलब सेलर इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसपोर्ट रिस्क। ट्रांसपोर्ट रिस्क है वो बायर का ही रहता है। इवन दो द कैरेज इज अरेंज फॉर द सेलर, the freight of the cost or the freight of the carriage is paid by the seller, but seller does not assume any responsibility. He doesn't assume, that is, he doesn't assume any transport risk. I think this should be clear. जो नेक्स्ट और द लास्ट रूल है दैट इज CIF, कॉस्ट इंश्योरेंस एंड फ्रेट। तो इसमें जो हमने जो कॉस्ट एंड फ्रेट वाला जो रूल्स देखा उसमें से उसमें और इसमें खाली एक ही चेंज है। इसमें क्या होता है ना, जो हमने देखा कि जो सेलर का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एक उसने एक बार वो वेसल्स में जो वेसल जो पोर्ट ऑफ शिपमेंट पे खड़ा है उस पे एक बार गुड्स लोड कर दिए, उसके बाद उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म हो जाता है, बायर का रिस्पॉन्सिबिलिटी चालू हो जाता है, राइट। सो बायर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसपोर्ट रिस्क। नाउ अंडर दिस इनकोटर्म्स रूल्स सेलर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंश्योरिंग बायर्स रिस्क अगेन द ट्रांसपोर्ट रिस्क। मतलब बायर एक इंश्योरेंस लेता है, एक मिनिमम इंश्योरेंस लेता है जिसका प्रीमियम वो बायर पे सॉरी सेलर इंश्योरेंस देता है। सेलर इंश्योरेंस का जो प्रीमियम है वो पे करता है सो दैट जो बायर्स का जो ट्रांसपोर्ट रिस्क था उसको प्रोटेक्ट किया जाए। गॉट इट? दिस इज द ओनली डिफरेंस है जो कॉस्ट एंड फ्रेट का जो हमने रूल्स देखा। और जो CIF है, कॉस्ट इंश्योरेंस फ्रेट, इसमें खाली एक ही डिफरेंस है, इसमें इंश्योरेंस ऐड हुआ है जहां पे बायर्स का जो रिस्क था ट्रांसपोर्ट का जिसको सेलर प्रोटेक्ट कर रहा है बाय टेकिंग द इंश्योरेंस, बाय पेइंग द इंश्योरेंस प्रीमियम। Now, seller takes the minimum insurance cover against the transporter's risk। जो मिनिमम इंश्योरेंस की जो रिक्वायरमेंट है उतना ही सेलर देता है। Should the buyer wish to have more insurance protection, it will need either to agree as much expressly with the seller or to take its own extra insurance arrangement। कुछ भी डिस्कस नहीं हुआ है, बायर सेलर क्या करेगा कि जो मिनिमम जो रिस्क प्रोटेक्ट करनी है बायर की उस उतना ही इंश्योरेंस लेगा। अगर बायर को लगता है कि कुछ एक्स्ट्रा इंश्योरेंस लेने की जरूरत है, या तो बायर और सेलर वो एक्सप्रेसली एग्री करेंगे, नहीं तो बायर हैज टू टेक एक्स्ट्रा एफर्ट एंड टेक द इंश्योरेंस। गॉट इट? तो दोस्तों नेक्स्ट जो सेक्शन है दैट इज रिगार्डिंग द वॉलंटरी नेचर्स। देखिए जो इनको टर्म्स का जो यूज है ना, इट इज ऑन वॉलंटरली बेसिस पे है। ऐसा जरूरी नहीं है कि इट शुड बी मैंडेटरली और कंपल्सरली यूज, बट इनको टर्म्स आर ग्लोबली रिकॉग्नाइज। One can choose not to use the Incoterms when creating a shipping contract. If you clearly defines who is responsible for delivery of goods, insurance, shipment, कस्टम्स क्लियरेंस एक्सेट्रा, अगर आप ये जो चीजें हैं
अगर आप इसको जो कॉन्ट्रैक्ट बनता है बायर्स और सेलर के बीच में, अगर आप उसको क्लियरली डिफाइन करते हो, देन जरूरी नहीं है कि आपने इसको यूज करना ही चाहिए। लेकिन जो आईसीसी है, इंटरनेशनल चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स, ये रिकमेंड करता है कि आप जो लेटेस्ट इनको टर्म्स है उनको यूज कीजिए, दैट इज इनको टर्म्स एट ऑफ 2020, जो 1 जनवरी 2020 से इफेक्टिव है। आप उसके पहले का भी इनको टर्म्स यूज कर सकते हैं, ऐसे जरूरी नहीं कि वही यूज करना चाहिए, बट इट इज रिकमेंडेड बिकॉज वो लेटेस्ट है, अपडेटेड है। इसमें और एक चीज आपको ध्यान में रखनी है कि आप जब भी इनको टर्म्स को यूज करते हैं तो उसके साथ ईयर डिफाइन कीजिए कि आप कौन सा इनको टर्म्स के बारे में बात कर रहे हैं, सो दैट देर इज नो एम्बिग्यूटी। अगर कोई ईयर अगर मेंशन करता नहीं है, खाली फॉर एग्जांपल सीआईएफ मेंशन कर दिया विदाउट मेंशनिंग द ईयर, तो उसका जो इंटरप्रिटेशन है इस तरह से किया जाएगा। अगर वो कॉन्ट्रैक्ट जो बन रहा है, मतलब जो जो इनको टर्म्स जिस टाइम यूज किया जा रहा है, अगर वो टाइम 31 दिसंबर 2019 का पहले का है, तो इनको टर्म्स @ 2010 अप्लाई होगा। अगर उसके बाद का है, दैट इज फ्रॉम 1 जनवरी 2020 के बाद है, तो इनको टर्म्स 2020 होगा। अगर उसके अलावा अगर कोई दूसरा ईयर अगर यूज हुआ है, यूज मतलब उसको ईयर अगर स्टेटेड है, यूज ईयर अगर मेंशन है, फॉर एग्जांपल इनको टर्म्स 1990 है, देन वो रिस्पेक्ट टू टर्म्स अप्लाई होगा। अब इसका मैनर ऑफ प्रेजेंटेशन क्या है, मतलब अब जब उसको एक पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट में यूज करोगे तो उसको यूज कैसे करना है। तो सबसे पहले आपको उस इनको टर्म्स का, जो इनको टर्म्स रूल है उसका नाम आपको मेंशन करना है। फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पे CFR मेंशन किया है, उसके बाद नेम, पोर्ट, प्लेस और पॉइंट, जो भी जो भी प्लेस है उसका नाम मेंशन करना है। जैसे यहाँ पे बॉम्बे मेंशन किया है, मुंबई मेंशन किया है। फिर आपको जो स्टैंडर्ड है, जो इनको टर्म्स जो वर्ड है यूज करना है, और फिर वो इनको टर्म आप कौन सा ईयर का इंटेंड कर रहे हो आपको वो मेंशन करना है, राइट। तो देखो अनदर एग्जांपल आप यहाँ पे थोड़ा डिटेल में भी मेंशन कर सकते हो। जैसे खाली यहाँ पे मुंबई मेंशन था, तो आप यहाँ पे मुंबई में कौन सा डेस्टिनेशन, जैसे यहाँ पे GNPT है जैसे, और इंडिया भी में यहाँ पे ऐड किया, तो ऐसे भी प्रेजेंटेशन होता है जो आप डिटेल में भी मेंशन कर सकते हो। आई होप दिस इज क्लियर। सो द नेक्स्ट सेक्शन इज द डोंट ऑफ इनकोटम्स। देखो ये चीज बहुत ध्यान में रखनी है, जब भी हम इनकोटम्स को रेफर करते हैं, हमें ये चीज ध्यान में रखनी है कि दे आर नॉट सब्स्टिट्यूट ऑफ एनी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, राइट, एंड दे आर ऑल्सो नॉट डिजाइन टू डील विथ गुड्स ऑफ एनी स्पेसिफिक काइंड। अगर हमने अगर अभी तक डिस्कशंस में, अभी तक जो मेरा जो सेशन था उसमें हमने देखा होगा कि आई हैव नॉट स्पेसिफिकली मेंशन कि ये जो इनको टर्म्स है ये इस पर्टिकुलर गुड्स के लिए ही अप्लाई हो रहे हैं, प्रोडक्ट्स के लिए ही अप्लाई हो रहे हैं, या तो आपको कॉन्ट्रैक्ट करने की जरूरत नहीं है। मतलब ये कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है फॉर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, इज नॉट सब्स्टिट्यूट, राइट। ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। इनको टर्म्स ब्रॉडली कवर, जैसे मैंने पहले बोला, aspects like obligation, risk, cost in respect of the area cover under the Incoterms. Incoterms don't deal with the following things, मतलब जो नीचे जो चीजें मेंशन की है, इनकोटर्म डजंट डील विद दीज थिंग्स, मतलब इनकोटर्म इनके बारे में कुछ बोलता नहीं, इसके बारे में इट डजंट टॉक्स अबाउट इट। तो क्या है दोस्त थिंग्स, हम देख लेते हैं। वेदर देयर इज अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल एट ऑल, जैसे हमने यहाँ पे बोला ना, दिस इज नॉट, इनकोटर्म इज नॉट अ सब्स्टिट्यूट फॉर एनी सेल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। वो ये नहीं बोल रहा है कि आप मेरे को यूज करोगे तो आप यूज करोगे तो आप यू डोंट नीड टू यूज टू मेक एनी सेल कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। इट अगेन, जैसे यहाँ पे हमने बोला, इट डजंट डील विथ एनी स्पेसिफिक काइंड ऑफ गुड्स, स्पेसिफिकेशन ऑफ गुड्स इसके बारे में वो डील नहीं करता है। टाइम, प्लेस, मेथड और करेंसी ऑफ द प्राइस, इसके बारे में भी वो कभी बात नहीं करता है।
कॉन्सिक्वेंसेस एंड रेमेडी ऑफ एनी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अगर कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच होता है तो उसका कॉन्सिक्वेंसेस और रेमेडी क्या रहेगा, इट ऑल्सो डजंट टॉक अबाउट इट। इफेक्ट ऑफ सैंक्शन, सैंक्शन क्या होता है कि कोई कंट्री दूसरे कंट्री पे इम्बार्गो, इम्बार्गो भी बोलते हैं उसको, मतलब कोई रिस्ट्रिक्शन डाल देता है, जैसे फॉर एग्जांपल यूएसए बहुत से कंट्रीज पे, जैसे ईरान है, नॉर्थ कोरिया है, उन पे बहुत से उसने रिस्ट्रिक्शन डाल रखे हैं। तो इट डजंट टॉक्स अबाउट द रिस्ट्रिक्शन, द सैंक्शंस। इम्पोजिशन ऑफ टेरिफ, टेरिफ मतलब जो जो टैक्सेस ड्यूटीज वगैरह होता है, उसके बारे में भी ये डिस्कस नहीं करता है, इम्पोज करना है कि नहीं करना है। फोर्स मेजर और हार्डशिप्स, आईपीआर, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, मेथड, वेन्यू, लॉ ऑफ डिस्प्यूट रिजोल्यूशन इन केस ऑफ ब्रीच होता है तो उसका कौन सा लॉ अप्लाई होगा, वेन्यू क्या होगा, उसके बारे में भी ये डील नहीं करता है। देखो इनको टर्म्स है ना, दिस इज प्योरली कमर्शियल टर्म्स टू अवॉइड एम्बिग्यूटी rather टू bring clarity while in case of sale or purchase of goods it doesn't go into any these things। ये जो चीजें है ना इसमें के बारे में वो डील नहीं करता है, अंडरस्टैंड these things। So the last part is the ICC, the International Chambers of Commerce, which is the creator and guardians of the Incoterms rules, उसने एक ऐप लॉन्च किया है। उसका जो ऑफिशियल लॉन्च है, ट्रस्टेड ऐप है, इनकोटर्म्स @2020 ऐप फॉर द, मतलब जो इनकोटर्म 2020 है उनको एक्सेस कर, जैसे मैंने, देखो इफ यू रिमेम्बर मैंने बीच में बोला था कि मैं इस सेशंस में खाली जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है इनको टर्म्स 2020 के जो 2020 के जो रूल्स है उनके जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ही मैं कवर कर रहा हूँ। हालांकि ये डॉक्यूमेंट्स बहुत बड़ा है और उसके लिए उसको आपको पूरे डॉक्यूमेंट को एक्सेस करने के लिए कुछ चार्जेस, कुछ फीस भी पे करनी पड़ती है। सो यू कैन डाउनलोड दिस ऐप, यू कैन एक्सेस दोज डॉक्यूमेंट बाय accepting or by complying the terms and condition including some payments of some price टू एक्सेस द लेटेस्ट इनकोटर्म्स 2020। तो इस ऐप उनका एक ऑफिशियल ऐप है, आप उस पे जाके भी आप वो डॉक्यूमेंट को एक्सेस कर सकते हैं। तो गाइस दिस इज द टुडेस वीडियो ऑन द इनकोटर्म्स, जहाँ पे मैंने मैं माय बेस्ट ट्राई किया है कि मैं हर एक चीज कवर कर सकूं। थोड़ा ये लेंदी शायद हुआ है वीडियो, बट इफ यू सी दिस इज वेरी टेक्निकल सब्जेक्ट, इसके वजह से थोड़ा लॉन्ग हुआ है। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दी दी रूल्स। आपके अगर कुछ भी इस पे आपका अगर डाउट है, कुछ भी कमेंट है, प्लीज आप कमेंट बॉक्स में उसे बताइए, आई विल ट्राई टू एड्रेस देम। चलो बाय, जय हिंद।